रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस। देखिए इस टॉपिक में आप सुनते हैं रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, ये कौन होते हैं? अगर प्योर रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? आइडियल। आइडियल मींस इसमें कोई भी इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस का परसेंटेज नहीं है। इट इज प्योर रेजिस्टेंस, दैट इज मेटल वायर, ओनली मेटल वायर। Similarly, pure inductor, no percentage of resistance or capacitance, माने एकदम आइडियल इंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड प्योर इंडक्टर या इंडक्टेंस। सिमिलरली आइडियल और प्योर कैपेसिटर मींस जिसमें कोई रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस नहीं है। These are called combination. Series LCR circuit, this is series RL, series RC, series LC. अब हमें जब इसके डेरिवेशन सीखने को मिला था तो क्या सिखाया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में? इसके अंदर जो पीक वैल्यू ऑफ करंट आती है I नॉट, इट इज E नॉट बाय R। आपको रिमाइंडर दे दें, ये जो एसी सप्लाई आप कनेक्ट करते हैं एट एनी इंस्टेंट, इट इज कॉल्ड E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। आप एसी सप्लाई का बेसिक फॉर्म यूज करते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी इन ईच एंड एवरी केस। तो ड्यूरिंग डेरिवेशन की प्योर रेजिस्टेंस एसी से कनेक्ट करें तो ये करंट आता है, प्योर इंडक्टर को एसी से कनेक्ट करें तो करंट आता था E नॉट अपॉन ओमेगा एल। इसमें करंट आता है E नॉट इंटू ओमेगा सी, जिसे हम लिखते हैं E नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी। लंबी गहरी सांस भर लें। तो कौन है रेजिस्टेंस, इसे समझें। कौन होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर is the opposition to current by metal wire। भाई ये जो मेटल वायर हमने कनेक्ट किया, ये करंट का अपोज करता है। कितना अपोज करता है? उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट ओम्स। कौन होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ना करे उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा, यही पॉइंट अगर हम प्योर इंडक्टर में देखें तो देखो E नॉट को आप जिससे डिवाइड करते हैं और आंसर में करंट आए, वो है रेजिस्टेंस। E नॉट को जिससे डिवाइड करें, आंसर में करंट आ जाए, तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। डू यू नो, हम प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं। प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस है ही नहीं, कैपेसिटेंस है ही नहीं। तो ये कौन है जो रेजिस्टेंस जैसे बिहेव कर रहा है? देखो ईएमएफ को जिससे डिवाइड करें आंसर में करंट आए, वो रेजिस्टेंस। ईएमएफ को जिससे डिवाइड करें आंसर में करंट आए, ये रेजिस्टेंस है। इसकी यूनिट ओम्स आएगी, तो इसे कह देते हैं प्रैक्टिकली इट इज रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। लंबी गहरी सांस लें। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, पर क्योंकि यहां रेजिस्टेंस है ही नहीं और ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो इसका नाम रखते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन टू करंट और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आइडियल इंडक्टर, प्योर इंडक्टर टू एसी और डीसी। हिंदी में मेटल वायर जो करंट का अपोज करे वो रेजिस्टेंस। अब ये इंडक्टर भी तो करंट का अपोज करता होगा, मानते हैं इस पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो भी ये करंट का अपोज करता है, उसी को कहते हैं एक्सएल, जो कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ही है, पर क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है उसे रिएक्टेंस कहते हैं। तो रिएक्टेंस कौन होता है? रिएक्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस which depends upon frequency।
वंस अगेन ब्रीथ इन स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये रेजिस्टेंस जब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने लगे उसे रिएक्टेंस कहते हैं। तो देखो ये रेजिस्टेंस है, अपोजिशन टू करंट है, पर ओमेगा माने फ्रीक्वेंसी है। आप एक्सएल का फार्मूला देख लें, एक्सएल इज ओमेगा एल, इट इज 2 पाई एफ ओमेगा, तो एक्सएल इज 2 पाई एफ एल। यू नो एक्सएल इज डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इट इज डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इसका नाम एक्सएल, रिएक्टेंस को एक्स से लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट भी ओम्स है। फिर से लंबी गहरी सांस लें। अब यही पॉइंट अगर हम प्योर कैपेसिटर में देखें, प्योर कैपेसिटर में देखो ईएमएफ को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, आंसर में करंट आ रहा है। अब ईएमएफ को जिससे डिवाइड करें आंसर में करंट आए, इट इज रेजिस्टेंस। अब यहां रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर नहीं है, ये प्योर कैपेसिटर है, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अब क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ओमेगा, ओमेगा माने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसका नाम रख देते हैं एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बिल्कुल इसी थीम पर, एक्स माने रिएक्टेंस, सी माने कैपेसिटिव। देखो इसी बेसिस पर इसका यूनिट भी ओम्स, इसका यूनिट मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम्स। क्या फॉर्मूला है इसका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 बाय ओमेगा सी, इट इज 1 बाय 2 पाई एफ सी। नोटिस करें इट इज इनवर्सली टू फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी। तो आप इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, पैरेलल हेयर एंड इट इज लाइक दिस, कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है 1/0 इनफाइनाइट, इसीलिए पैरेलल बनाते हैं। फिर जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी 1/∞ 0, तो पैरेलल माने इंफिनिटी पे 0 होगा। ये है कौन? ये बिल्कुल इसी थीम पर, अपोजिशन टू करंट या रेजिस्टेंस। तो कहते हैं दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन टू करंट और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड विद एसी और डीसी, क्योंकि ये तो खाली प्योर कैपेसिटर का काम है। प्योर कैपेसिटर कैसे करंट का अपोज करता है? देखो प्रैक्टिकली देखो, मेटल वायर में जो रेजिस्टेंस है उसे आप आर से लिखते हैं। प्योर इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, जो करंट का अपोजिशन है, उसे आप एक्सएल से लिखते हैं। जो प्योर कैपेसिटर है उसे आप एक्ससी से लिखते हैं। देखो ये ओम्स लॉ को प्रॉपर ओबे करते हैं। जैसे आप यहां कहेंगे इसके अंदर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट क्या है, तो आप कहेंगे आई इंटू आर। तो सिमिलरली यहां कौन होगा? वोल्टेज ऑफ इंडक्टर आई इंटू आर एल। कौन होगा? आई इंटू आर एल। समझो जो यहां आर का काम है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर का नाम एक्सएल है, तो इस जगह पर एक्सएल लिखते हैं। इससे आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर? जस्ट मल्टीप्लाई करंट इनटू एक्सएल। एक्सएल मींस दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस जैसा है बट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। बिल्कुल इसी थीम पर अगर आप इस कैपेसिटर में ये फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर, तो क्या फार्मूला बनेगा? V इज इक्वल टू आई आर। आप बात करते हैं कैपेसिटर की, तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर आई इंटू आर सी। अब ये जो आरसी है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये एक्ससी है, तो यहां लिखते हैं एक्ससी। इसीलिए इन सब की यूनिट ओम्स है। आर की भी यूनिट ओम्स, एक्सएल की भी यूनिट ओम्स, एक्ससी की भी यूनिट ओम्स। लंबी गहरी सांस लें। अब अगला पॉइंट आता है, अगर ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन में हो, चाहे दो के कॉम्बिनेशन में एलसी, आरसी, आरएल या सीरीज एलसीआर सर्किट, हम सीरीज सर्किट्स की बात बता रहे हैं, इसके अंदर कौन होगा? क्या मैं आर बोलूं, क्या मैं एक्सएल बोलूं, क्या मैं एक्ससी बोलूं? आंसर आता है नो। इसका एक नया नाम रखते हैं, इंपीडेंस। इसका सिंबल बनाते हैं जेड। इसका यूनिट भी ओम्स है। कौन ये? जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही ये है कौन ये? इंपीडेंस इज द अपोजिशन टू करंट और, लंबी गहरी सांस लें, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी AC circuit. Any AC circuit means
एनी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR। एनी सीरीज कॉम्बिनेशन मींस आप चाहे LC, RC, RL या पूरे LCR की बात करें, यहां भी इंपिडेंस, इधर भी इंपिडेंस बोलते हैं, इधर भी इंपिडेंस, इधर भी इंपिडेंस, एक ही नाम रखते हैं। ऐसा नहीं है RC होने में नाम चेंज कर दिया। बोले एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, रेजिस्टेंस को कहेंगे Z, इंपिडेंस। क्या मतलब? लंबी गहरी सांस भरे। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यहां फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वोल्टेज का, तो मैं कहूंगा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ LCR। अब जो रेजिस्टेंस ऑफ LCR है यही है Z। अब मान लीजिए मैं ये फॉर्मूला यहां लगाता हूं, वोल्टेज ऑफ RL सर्किट, ये था वोल्टेज ऑफ LCR, तो I इंटू Z। RL सर्किट में I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ RL सर्किट, इसको भी Z कहते हैं। वोल्टेज ऑफ RC सर्किट I इंटू Z, इसको भी Z कहते हैं। वोल्टेज ऑफ LC सर्किट, इसको भी Z कहते हैं, I इंटू Z। आगे हम आपको इसका डेरिवेशन सिखाएंगे कि ये जो अपना Z है, ये Z ये होता है अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर। इसको हम Z ही लिखेंगे हर एक केस में, चाहे वो 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, चाहे वो तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। नोटिस करिए, अगर ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यही Z है। ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है। मान लीजिए न्यूमेरिकल में R और L 2 है तो C नहीं है, आप XC को 0 कर दें, तो इसका इंपीडेंस क्या बनेगा? अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। भाई ये तो है ही नहीं। ऐसे ही RC में इंडक्टर नहीं है, XL को हटा दें, ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस आएगा, तो आंसर आएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर अंडर द रूट। लंबी गहरी सांस लें। LC सर्किट में इंपीडेंस कौन होगा? फार्मूला यही है, लेकिन यहां पे R नहीं है, तो R को हटा दें, ये होगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये रूट से रूट कट जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यहां जो इंपीडेंस होगा वो होगा XL माइनस XC। अगर XL XC से बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, यहां Z होगा अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XC स्क्वेयर। क्यों? यहां पे इंडक्टर नहीं है, इधर इंडक्टर है, तो यहां Z होगा अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। गॉट इट? इसीलिए यहां बोलते हैं इंपीडेंस। कौन है इंपीडेंस? इंपीडेंस इज द अपोजिशन टू करंट या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी AC सर्किट, एनी सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां एनी AC सर्किट आपके सिलेबस में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR माना जाता है। एनी मतलब चाहे वो RL है, चाहे वो RC, चाहे वो LC, चाहे वो LCR, ये सारे सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात की जा रही है। लंबी गहरी सांस लें। ये कुछ ऐसा है जैसे ये पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट सोसाइटी के नॉर्मल केस में अपोजिशन टू नेगेटिव एलिमेंट होता है। पुलिस डिपार्टमेंट माने रेजिस्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी केस हो, इनके काम करने की प्रणाली एक जैसी है। जैसे काम करना, चाहे लो फ्रीक्वेंसी केस हो चाहे फ्रीक्वेंसी केस, ये स्टेबिलिटी उसी तरीके से काम करते हैं जो इनका तरीका। यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द वे। इंडक्टर माने CID, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट है, लेकिन ये खाकी वर्दी नहीं है, ये सोसाइटी के केस नहीं देखता, ये क्राइम केसेस, इंडक्टिव एलिमेंट के केस देखता है, तो वहां इसका नाम हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। लो फ्रीक्वेंसी केस तो लो रेजिस्टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी केस तो हाई अपोजिशन। ये CPI, नेताओं का घपला, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट है, पर इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर के केसेस देखता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। लो फ्रीक्वेंसी केस है तो हाई अपोजिशन है, छोटे नेता के लिए बहुत ज्यादा अपोजिशन होता है। हाई फ्रीक्वेंसी है, अपोजिशन डिक्रीजेस। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ऐसे 2 एलिमेंट से काम लेना है, 2 डिपार्टमेंट से, 3 डिपार्टमेंट से, तो उसे कहते हैं Z, इंपीडेंस। गॉट इट?